बरसेज़ाला में खुश आमदीद दोस्तों। यूएसओ कानून शहादत ऑर्डर 1984 का जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज लेक्चर है चौथा। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर जो आपको आर्टिकल जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स का एक पूरा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों लास्ट लेक्चर जो हमारा था प्रिविलेज कम्युनिकेशन, उसके अंदर एक आर्टिकल मिस हो गया था। वो दोस्तों ने मुझे बताया कि आर्टिकल 7, तो आर्टिकल 7 जो है QSO का वो डील करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन को, यानी कोई सरकारी मुलाजमीन के जो आपस में रब्ता होता है, यानी एक DC है, DC अपने मातहत जो अहलकार होंगे उसके मुलाजमीन होंगे, अगर उनको कोई ऑर्डर पास करता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कैपेसिटी के अंदर, तो वो वाला जो कम्युनिकेशन होगा वो भी उसको भी एक प्रोटेक्शन हासिल होगी। यानी DC को या उस मुलाजमीन को ये नहीं कहा जाएगा अदालत में आगे कि जी आप आगे बताएं आपके DC ने क्या बात कही थी। यही बात उन्होंने इस जो आर्टिकल है 7 के अंदर की है। वो इसकी वर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। वो इस तरीके से है कि नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। यानी अगर कोई सरकारी मुलाजिम, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपनी उस बात को बताए जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर अपने मातहत मुलाजमीन से की या दीगर किसी अपने ऑफिसर से बात जो उसने की है, अगर उसको लगता है कि उसके डिस्क्लोज करने से ऐसी बात कोई मसला क्रिएट हो सकता है जिससे क्या नाम है इदारे को मुल्क को किस तरीके से है, कोई प्राइवेसी है, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस बात को बताए। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बता रखे कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कॉरपोरेशन है जिसका ताल्लुक किसी सूबाई गवर्नमेंट से है, किसी वफाकी गवर्नमेंट से है, फेडरल गवर्नमेंट से है, तो उस इंडस्ट्री, उस कंपनी को भी, उसके मुलाजमीन को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस तरीके से डिस्क्लोजर करें इस बात का जो उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कम्युनिकेशन किया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आर्टिकल 16 अकम्पलिश। अब अकम्पलिश कौन होता है जी? वो जो होता है को अक्यूज। इसको साफ अल्फाज में अगर आप पढ़ें तो को अक्यूज, क्या किसी जो ऐसा शख्स जो कि किसी जुर्म में शामिल था उसकी गवाही अदालत में काबिल कबूल है। तो आर्टिकल 16 इस बात को श्योर करता है कि को अक्यूज की गवाही अदालत में काबिल कबूल है। अगर वो गवाही देता है तो उसकी गवाही के ऊपर जो उसका अक्यूज होगा, दूसरा अक्यूज होगा, उसको सज़ा हो सकती है उसकी कन्फेशन के ऊपर। और इसके अगर आप इसके अल्फाज पढ़ें तो इस अंदर लिखा है इट प्रोसीड्स अपॉन अनकॉर्पोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्पलिस। यानी जस्ट उसकी मेरे लिए ये उन सूरतों में होता है दोस्तों कि जब प्रोसिक्यूशन को, जब पुलिस को, तफ्तीशी इदारों को किसी किस्म का सबूत ना मिले, शवाहिद ना मिले, तो वो फिर इस मामले के अंदर जब 2-3 अक्यूज हों किसी रॉबरी के अंदर, किसी मर्डर केस उन्होंने किया, ज्यादती केस किया, और उनके पास प्रोसिक्यूशन के पास, पुलिस तफ्तीश के पास, तफ्तीशी इदारों के पास कोई ऐसा वो भी ना हो, शवाहिद भी ना मिल रहे हो, तो फिर वो किसी एक शख्स को जो क्यों अक्यूज होता है उनको सामने ऑफर रखते हैं। ऑफर के अंदर ये किया जाता है कि आप जुर्म को कबूल करें, आप हमें बताएं आपने ये जुर्म कैसे किया, तो आप वादा माफ गवाह बन जाए। यानी जो वादा माफ गवाह का कॉन्सेप्ट है वो इधर से इसी तरह लिया जाता है। इधर अकम्पलिस लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसी तरह CRPC अगर आप पढ़ेंगे वहाँ एक लफ्ज़ यूज़ होता है अप्रूवर। अप्रूवर का मतलब ही यही होता है वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह जिसको बोलते हैं। तो अगर उसकी तो कानून शहादत के अंदर ऑर्डर के अंदर ये बता दिया गया है कि को अक्यूज़ अगर कोई होगा तो उसकी गवाही अदालत के अंदर काबिल कबूल होगी। और ये कब काबिल कबूल नहीं होगी? इस रूल की एक्सेप्शन है कि अगर हदूद केसेस हैं, हदूद केसेस, हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर जो जिस तरह हो गया, जना हो गया, चोरी हो गई, बहतान हो गया, इस तरीके से जो केसेस हैं, हदूद शराब वाला मामला हो गया, ये वाले जो केसेस हैं इसके अंदर को अक्यूज की जो गवाही होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। अदरवाइज जो जितने भी मामलात हैं, जितने भी केसेस हैं, उसके अंदर को अक्यूज जो होगा, शरीक जुर्म जो शख्स है, उसकी गवाही के ऊपर दूसरे मुजरमान को सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 17 दोस्तों डील करता है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, यानी काबिलियत कि एक गवाह की काबिलियत कितनी होगी और उसकी गवाहों की तादाद कितनी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो हमने आर्टिकल जो था 3 उसके अंदर पढ़ा था कि हु में टेस्टिफाई, वो भी कम्पिटेंसी को डील करता है। उसके अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया था कि कोई भी शख्स गवाह बन सकता है। तो आर्टिकल 17 ये है, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में इस आर्टिकल को शामिल किया गया था। इसके बकौल जस्ट ये है कि कोई भी गवाह है उसकी काबिलियत का जो जांचने का पैमाना है वो ये होगा कि वो कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक हो। यानी कोई गवाह अगर अदालत में पेश किया जाएगा तो उसको जांचा जाएगा कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक कि आया कि उसका किरदार इतना रिलायबल है कि उसकी गवाही के ऊपर अदालत रिलाई कर सके। आर्टिकल 7 अब नंबर कितने होंगे? नंबर बता दिए गए हैं। इन द मैटर ऑफ द परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यानी अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है तो उसके अंदर एक मर्द, 2 मर्द
या एक मर्द दो औरतों की गवाही लाजम होना ज़रूरी है। यानी अगर आप कोई करते हैं एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आप ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, किसी गाड़ी की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको उसके अंदर दो आप अगर मर्द गवाह मौजूद है तो वेल एंड गुड है, तो दो मर्द गवाह काफ़ी हैं। अगर एक मर्द गवाह मौजूद है और दो खवातीन है तो आपको चाहिए होंगी दो खवातीन, यानी एक मर्द और दो खातून का होना लाजमी है। इन ऑल अदर मैटर द कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमेन और सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे बी वारंट। यानी कोई भी केसेस इसके अलावा, अगर हदूद केसेस के अलावा कोई भी अगर दूसरा केस है, जैसे हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था, अगर कोई केस है तो उसके अंदर एक मर्द और एक औरत की गवाही के ऊपर भी अदालत फैसला दे सकती है। यही बात हमने आर्टिकल 3 के अंदर पढ़ी थी, यही बात दोबारा बता दी गई है। हदूद केसेस के अलावा अगर कोई भी मामला है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर किसी जुआ खाने में मर्डर हो जाता है और किसी शराब खाने में मर्डर हो गया, तो उधर क्या मतलब है, उधर तो नमाजी परहेज़ी तो लोग मौजूद नहीं होंगे ना, तो उधर जो गवाह भी मौजूद होगा, चाहे उधर औरत मौजूद है एक, चाहे उधर एक मर्द मौजूद है, तो उनकी गवाही के ऊपर भी अदालत फैसला दे सकती है और उनकी गवाही काबिल कबूल होगी। इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है सर्कमस्टांस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो होता है जिसे उर्दू में क्राइनी शहादत बोलते हैं। यानी एक अब कमरे में पुलिस गई, पुलिस कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा एक बॉडी, डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी के ऊपर जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान है, साथ ही उधर एक खंजर पड़ा है, खंजर के साथ ही कोई ऐसे औजार पड़े हैं जिसके उस जो डेड बॉडी थी उसको जब वो जिंदा था तो उसको तशद्दुद किया गया था। तो अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, अब उधर कोई गवाह तो मौजूद नहीं है, तो लेकिन ये जो तमाम जो उस कमरे का जो माहौल था, जो औजार पड़े थे, आला कत्ल पड़ा था, अब ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस आ गया। इसी तरह अगर किसी शख्स का जूता मिल जाए, अब कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मुजरिमान को सिर्फ एक जूते के ऊपर, यानी उनका जूता वहाँ रह गया था तो उसके ऊपर सज़ा हुई है, और उन्होंने कहा कि जी जूता आपका था और आपसे मैच करते हैं, आपके साइज़ के बराबर था, पाँव के साइज़ का, तो उनको सज़ा होगी। इसी तरह आईडी कार्ड लोगों का मिल जाता है, कोई चोर या डकैत किसी जगह जाते हैं चोरी करने, तो उनका अपना आईडी कार्ड भूल जाते हैं, तस्वीर भूल जाते हैं। अब उस आईडी कार्ड और उस तस्वीर की बेस के ऊपर सज़ा उन मुजरिमान को हो जाती है। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होता है, यानी अगर कोई विटनेस नहीं भी है तो उनको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर भी सज़ा हो जाएगी। आर्टिकल जो 18 है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। इसका सादा ये बात बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि किसी भी केस के अंदर सिर्फ वो हकाइक, वो फैक्ट्स पेश किए जा सकेंगे जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे और जो फैक्ट इन इशू से जिसका ताल्लुक होगा। अब ए ने बी को कत्ल कर दिया, अब सी आके गवाही दे कि जी मैं लाहौर के अंदर पढ़ता था और मेरा उस क्या नाम है, मेरे अबू फलां सन में फोत हो गए, तो अब अदालत कहेगी अब इसका इस केस से क्या ताल्लुक। तो इसका इस तरीके से, यानी कोई भी अदालत में जब भी कोई केस होगा सिविल या क्रिमिनल, तो उसका जो उधर पेश की जाएगी, शहादत पेश की जाएगी, जो एविडेंस पेश किया जाएगा वो हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए, और रेलिवेंट फैक्ट हो वो, और या फैक्ट इन इशू से उसका ताल्लुक हो। रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ताल्लुक हम अपनी पिछला जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का क्या फ़र्क है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देर किया, दिस आर्टिकल शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज इन डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव। यानी वही बात जो मैंने आपको बताई कि ए और बी का झगड़ा है और सी आके कहे कि जी मेरा दादा फोत हो गया अदालत में, तो इसकी ए और बी के झगड़े में दादा फोत होने का क्या ताल्लुक, वो भी सी का। तो हमेशा केस वजह से मैंने अर्ज़ किया कि वही फैक्ट्स पेश किया जाएगा जो कि रेलिवेंट होगा या फैक्ट इन इशू से जिसका ताल्लुक होगा। अब दोस्तों आ गया है आर्टिकल 19, इसको अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर भी रेलिवेंट फैक्ट की बात की गई है कि कोई अगर ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू से जिनका ताल्लुक है और वो उससे जुड़े हुए हैं और सेम ट्रांजैक्शन के अंदर हुए हैं तो वो भी काबिल कबूल होंगे और वह रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कत्ल कर दिया खंजर के साथ, ठीक है। अब सी ने देखा था ए को कि क्या नाम है, उसने खंजर परचेज़ किया दुकान से, और डी ने देखा था ए और बी के दरमियान कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। अब ये जो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर अब ये तमाम अवामिल आ जाएंगे, यानी फैक्ट इन इशू से इनका ताल्लुक है ना, खंजर को खरीदते देखना, इसी तरह एक दूसरे शख्स ने देखा ए क्या कर रहा था, उसका झगड़ा हुआ था बी के साथ, तो अब ये तमाम चीज़ें, उसका झगड़ा होना, खंजर परचेज़ करना, ये सेम ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि इन सेम ट्रांजैक्शन इन फैक्ट्स का ताल्लुक किसके साथ है, फैक्ट इन इशू के साथ, क्योंकि वो मर्डर हो चुका है बी खंजर के साथ, ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को खंजर के साथ मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया है, तो खंजर का परचेज़ करना और उनके दरमियान झगड़ा होना, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के अंदर कंसीडर की जाएंगी, ये सेम ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर की जाएंगी और ये रेलिवेंट फैक्ट ही कहलाए जाएंगे। अगर इसकी हम वर्डिंग पढ़ें, फैक्ट विच थो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। इसके अंदर एक बात और समझने की है कि सेम ट्रांजैक्शन, यानी अगर देखो बिलफर्ज 20 जुलाई को
20 जुलाई को ए ने बी को मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मर्डर हुआ है 20 जुलाई को, 20 तारीख को, लेकिन महीना पहले ए सी ने देखा था कि ए और बी का बड़ा ख़तरनाक झगड़ा हुआ था जिसमें वो एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे थे और इस तरीके से। अब सी ने जो ए को देखा तो वो अमल कब का था, वो महीना पहले का था। तो अब मर्डर कब हुआ है, महीने बाद हुआ है। तो अब वो जो महीना पहले उसने ये जो मामला देखा था तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मर्डर हुआ है उसी दिन आपने किसी ने देखा हो कि उसी दिन वो खंजर परचेज कर रहा था, उसी दिन उनका झगड़ा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सेम डे के ऊपर भी ये मामलात हो सकते हैं, और ये अगर सेम डे और सेम प्लेस पे अगर नहीं है तो भी ये मामलात, यानी अगर महीना पहले अगर किसी ने देखा था फैक्ट्स को इस तरीके से, तो वो भी रेलिवेंट होगा। तो सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कि रेलिवेंट फैक्ट्स होना किसी वाक़े से मुतल्लिक, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही वक्त में एक ही जगह हो। वो महीना पहले भी हो सकते हैं, हफ्ता पहले भी हो सकते हैं, और किसी दूसरे शहर में भी हो सकते हैं। यानी मुल्तान में ए ने मर्डर किया बी का मुल्तान में, लेकिन उनकी लड़ाई कहाँ हुई थी, लाहौर के अंदर हुई थी। तो अब लाहौर में लड़ाई होना ये भी रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी लड़ाई मुल्तान के अंदर ही हो। अब एक और मिसाल समझेंगे इसकी कि ए बी सी क्या नाम है, उन्होंने प्लान बनाया कि वो डी को कत्ल करेंगे। अब ए ने गोलियां खरीदी, बी ने उनको गन दी, और सी ने जाके गोलियां उस गन को लेकर जाके डी को मार दिया। तो अब ए बी सी ने ये जो काम किया था, गोलियां खरीदनी, गन परचेज़ करना, ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे किया था। लेकिन ये तमाम जो फैक्ट्स हैं, गोलियों को ख़रीदना मुख्तलिफ जगह पे और गन का परचेज़ करना, ये सेम ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। और जब उन्होंने मर्डर कर दिया तो ये तमाम चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगी। और जो आर्टिकल 19 है दोस्तों, इसको रेस जेस्टिया रूल भी लातिन एक वर्ड है। रेस जेस्टिया का मतलब यही है कि सेम ट्रांजैक्शन। अगर आपको किसी पेपर में आ जाता है कि रेस जेस्टिया का रूल किस आर्टिकल में बयान हुआ है QSO के, तो वो आर्टिकल 19 है। रेस जेस्टिया का मतलब ये भी यही है कि सेम ट्रांजैक्शन के अंदर कोई काम होता है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, यानी कोई ऐसा फैक्ट जो जाहिर करे ओकेजन को। मिसाल के तौर पर एक के घर में चोरी हुई, वो घर में अकेला था, इस वजह से अब उसके घर पे अकेला होना एक किस्म का ये भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। ओकेजन ख़ास मौके पे हुई। या बिलफर्ज एक के घर में डकैती हुई, एक के घर में डकैती क्यों हुई, क्योंकि उसके घर क्या नाम है, शादी थी, शादी का मौका था, घर में सामान पड़ा था। तो ये शादी का मौका होना, सामान पड़ा होना, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। अब दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है आर्टिकल 20 के अंदर, कॉज। कॉज क्या होता है, कॉज से मुराद वजह अनाद। आपने सुना होगा कि FIR आप करवाते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ शख्स को मारा, तो वजह अनाद क्या थी। ए ने बी को थप्पड़ मारा, वजह अनाद की थी। कॉज क्या था कि बी ने ए के वालिद को गाली दी थी, तो ये वजह अनाद हो गया। ए के घर में जैसे अभी मैंने बताया कि डकैती हुई, तो डकैती किस वजह से हुई, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, उसके घर में सामान पड़ा था। तो ये शादी होना, घर में सामान होना, ये कॉज है, वजह है जिसकी वजह से ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। और अफेक्ट क्या होगा कि एक कमरे में आप चले गए हैं, कमरे में गए हैं तो उसका एक डेड बॉडी पड़ी थी, डेड बॉडी के ऊपर जख्मों का निशान था, नाखून उसके, और बड़ा हाल ख़राब था, सामान बिखरा हुआ था, दरवाज़ा बेड टूटा हुआ था। इस तरीके से ये सारा जो माहौल होगा, अब ये सारे की चीज़ों को शो करवाते हैं। ये शो करवाते हैं एक ब्रूटल मर्डर को, यानी कि इस किसी शख्स को बड़ा तशद्दुद करके मर्डर किया गया है। तो ये तमाम जो उधर चीज़ें थी अफेक्ट को शो करती हैं, असर को शो करती हैं कि उसका मर्डर हुआ था। अब आ जाते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। आर्टिकल 21 भी ये बताता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड परविस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी अगर किसी शख्स का मोटिव हो, किसी का मोटिव भी रेलिवेंट पे कहलाएगा। मोटिव से मुराद क्या है, वजह अनाद, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है आर्टिकल के अंदर 20 के अंदर के मोटिव क्या होता है, वजह अनाद। ए ने बी को कत्ल करने की कोशिश की। ए ने बी को क्यों मर्डर करने की कोशिश की, क्योंकि बी जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया था। अब उसको छुपाने की खातिर क्या नाम है, ए ने कोशिश की कि मैं बी को भी रास्ते से हटा दूं, क्योंकि ये मेरे मर्डर को जानता है, मैंने सी का मर्डर किया था। अब ए ने बी को थप्पड़ मारा, क्यों मारा, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि उसने उसके वालिद को गाली दी, ये वजह अनाद होगी। प्रिपरेशन, ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को राड से मारा। अब कुछ दिन पहले वो राड ख़रीदने गया था दुकान के ऊपर, तो ये इसकी प्रिपरेशन थी। ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को जहर देकर मारा। अब वो कुछ दिन पहले किसी हकीम की या जो होता है पंसार की शॉप पे गया था, और वहाँ से वो जहर लेकर आया, और जहर को कि फिर उसके बाद वो एक होटल पे गया, वहाँ से उसने खाना लिया। जहर लेने के फ़ौरन बाद वो खाने पे सालन लिया, और वो सालन लेकर घर आया, तो उसको खिलाया, बी को खिलाया, तो और वो फोत हो गया। अब उसका जहर ख़रीदना और फिर वहाँ से होटल पे आके खाना ख़रीदना, ये प्रिपरेशन के ज़ुमरे में आएगा, और ये भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब किसी का प्रीवियस कंडक्ट हो गया और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। प्रीवियस कंडक्ट से मुराद यही है कि एक शख्स जो यानी उसका पिछला इस तरीके से था मामला था कि एक शख्स जा रहा था भागा हुआ,
मिसाल के तौर पर ए ने बी को मारा, लेकिन कुछ दिन पहले ए बड़ा गुस्से में बातें कर रहा था कि बी ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की और मुझे मारा और मेरे घर वालों को गालियां दी और इस तरीके से करके और मुझे तंग करता है। अब ये इसका प्रीवियस कंडक्ट है, हालांकि उसने अभी तक ए ने कोई मर्डर या जुर्म इस तरीके से नहीं किया था, लेकिन उसने ये पिछली जो ये बातें करी हैं बी के ख़िलाफ़, तो ये भी एक रेलिवेंट मानी जाएंगी बातें कि इसके अंदर आएगा प्रीवियस कंडक्ट के अंदर। अब सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है? ए ने बी को मार दिया, अब ए बी को मारने के फ़ौरन बाद कहाँ निकल गया? सिंध चला गया या वो बरून मुल्क फरार हो गया। अब ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो करता है कि ये भी रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा और इससे ये तासुर जाएगा कि इसने वाकई मर्डर किया था, मर्डर करके तभी तो ये बाहर मुल्क फरार हो गया। या एक शख्स पे इल्ज़ाम है किसने चोरी की, अब वो साबित कैसे होता है कि जी जब पुलिस का उसने सायरन सुना ए ने तो वो फ़ौरन भाग पड़ा और पुलिस को देखते ही वो भाग गया। तो अब उसका ये कंडक्ट कि एक पुलिस को देख के भागना, तो ये भी एक ज़ाहिर करता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है तो ये भी एक ज़ाहिर करता है कि इसने चोरी की होगी या की थी, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट के ज़ुमरे में आएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएं। आर्टिकल 21 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस क्लॉज डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर दैन स्टेटमेंट्स, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर क्या बात की गई है? एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर भी बात की गई है कि जो किसी का कंडक्ट होगा, कंडक्ट खाली ये नहीं होगा कि एक बंदा बयान करता रहे, यानी एक शख्स है ए, वो लोगों को बताता फिर रहा है बी ने मुझे बहुत मारा, बी ने मुझे बहुत मारा, फलां एक दुकान पे जाके बैठा बी ने मुझे मारा, फिर दूसरी दुकान पे जाके बैठ गया जी बी ने मुझे बहुत मारा और मुझे गालियां दी। अब उसके ये स्टेटमेंट जो है, ये रवैया, ये रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अगर बी ने उसको मारा है, ठीक है, एक को मारा है बी ने, तो उसको चाहिए था कि वो उसकी कंप्लेन किसी रेलिवेंट अथॉरिटी के सामने कंप्लेन करता। तो खाली सिर्फ ये हवाई बातें करने से, उसके स्टेटमेंट्स देने से उसका कंडक्ट शो नहीं होगा और वो रेलिवेंट फैक्ट भी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो जाता है पुलिस स्टेशन और रेलिवेंट अथॉरिटी यानी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को बयान रिकॉर्ड करता है, तब तो ये उसके जो अल्फाज हैं, स्टेटमेंट हैं, फिर तो रेलिवेंट हो सकती है। अदरवाइज वो एक जिस पूरे शहर को बताता है फिर वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, जो व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच अ कंडक्ट इज रेलिवेंट। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर ये बात बताई गई है कि अगर एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हालत में है, ज़ख्मी हालत में वो 1122 की समझो एम्बुलेंस में पड़ा है और वो रेस्क्यू ऑफिसर का हाथ पकड़ के कहता है कि बी ने मुझे मारा और खंजर मारा, पहले उसने मुझे गालियां दी और फिर मुझे ज़ख्मी कर दिया। अब वो देखो, वो एम्बुलेंस में पड़ा है, ज़ख्मी हालत में पड़ा है, अब वो अगर वो स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड करवाता है तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अब वो उस जो एम्बुलेंस के अंदर पड़ा है तो वो पुलिस ऑफिसर को जाके बयान रिकॉर्ड करवाता नहीं। अभी तो ज़ख्मी हालत में है ना, अभी ज़ख्मी हालत में एक शख्स रोता हुआ जा रहा है और ज़ख्मी हालत में जा रहा है, इस दौरान वो कोई बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। इस दौरान ये नहीं कहा जाएगा कि जिसने पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाई। तो दोस्तों, ये था एक रेलिवेंसी का, हमने आज पढ़े हैं 21 तक। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आगे फिर मजीद इस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को हम लेके चलेंगे। अगर जो मैंने अभी लेक्चर दिया है किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, पूछें और मैं जो खुशी होगी बताते हुए आपको। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया।